बाहर निकलने में सफल नहीं हो पा रहा है, और भी वह जाला इतना पास है कि वह बच भी नहीं सकता। लेकिन अचानक मुख्य पात्र एक रॉकेट की तरह आता है और उस बॉस की साइड में जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वह डेल के सिर के ऊपर जाला फेंकना बंद कर देता है। और डेल, जिसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, देखता है कि जाला वापस ऊपर जा रहा है, क्योंकि बॉस को इतनी जोर की टक्कर लगी कि उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। और इसी तरह हाजिमे दबंग बॉस से कहता है, क्या देख रहा है साले घटिया कीड़े। और बॉस ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, अपने दांत पीसने लगता है, मुंह से झाग और लार टपकने लगती है, क्योंकि इस बंदे ने उसके 2 आंखें फोड़ दी और अब मेरे सामने शेखी बघार रहा है। फिर आप कहते हो, अरे चाचा चाचा, ये तो मकड़ी की बात है चाचा, ऐसा मत कर, कुछ मत बना सच में। और दोस्तों, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ माँ, बस कहानी देखती रहो। और हाजिमे, जो मकड़ी की टांगों से लैस है, अपने हमले नहीं रोकता और हमेशा तेज रफ्तार से बॉस पर हमला करता है और पीछे हटता है, फिर हमला करता है। वह उस समूह का टैंक है और बॉस पर इतनी जोर से और तेज मारता है कि बॉस के पास प्रतिक्रिया का मौका नहीं रहता। वह बस खड़ा रहता है और प्रोटोगोनिस्ट के हमले झेलता है। लेकिन जहां प्रोटोगोनिस्ट मार रहा है वहां बहुत सख्त और घना धातु है, जिससे लगभग कोई नुकसान नहीं होता। चूंकि हाजिमे मुख्य डैमेज डीलर नहीं है, सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है और डेल हमला करना छोड़ देता है और बस देखता है, वह वहीं खड़ा रहता है। वाह, क्या अविश्वसनीय कौशल है। ये लड़का कितना तेज है, मकड़ी के हमलों को ब्लॉक कर रहा है। मैं अपनी आंखों से इसका पीछा नहीं कर पा रहा। इसी समय डेल को याद आता है कि उसने प्रोटागोनिस्ट से बात की थी। उसने कहा था, देखो हम बहुत कमजोर हैं, हम रानी को मार नहीं सकते, बेहतर होगा कि तुम हमला मत करो, क्योंकि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। और प्रोटागोनिस्ट कहता है, नहीं, तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तुम उस जानवर को मार सकते हो। देखो, मैं उसके घोंसले में आग लगा दूंगा और उसका ध्यान अपनी ओर खींच लूंगा, वह तुम्हें देखेगी भी नहीं, और तब तुम लोग पूरी तरह आजाद रहोगे। जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, बिना मकड़ी के सीधे हमले का डर हुए। और हाजिमे कहता है, देखो बहुत ध्यान से सुनो। और इसी तरह वह अपनी छोटी उंगली उठाता है। इसके अलावा रानी में एक बहुत ही खास विशेषता है, लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि वह विशेषता क्या है। हालांकि डेल बहुत हैरान है, क्योंकि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा प्रोटोगोनिस्ट ने कहा था, क्योंकि लड़ाई शुरू हुए 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और रानी मकड़ी वहीं खड़ी है, उसी जगह जहां वह गिरी थी। वह सच में बिल्कुल नहीं हिल रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कहा था। इसी बीच दोनों वहां हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि रानी की एक टांग को हराया जा सके। और अब हमें बताया जाता है कि प्रोटोगोनिस्ट ने उससे क्या कहा था। उसने ऐसे कहा, देखो, रानी आमतौर पर प्रजनन कक्ष में खड़ी रहती थी, हजारों अंडे देती थी, और ऐसा लंबे समय तक करते हुए उसने पिछली टांगों को न हिलाने की आदत डाल ली ताकि अंडों पर पैर न पड़ जाए। इसलिए उसकी पिछली टांगें हमेशा स्थिर रहती हैं। तो जब तक तुम लोग पिछली टांगों के पास रहोगे, तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि वहीं सबसे सुरक्षित जगह है। और हाजिमे ने निष्कर्ष निकाला कि मकड़ी के हमलों और रानी द्वारा बनाई गई जाल को छोड़कर उसके ज्यादातर हमले सामने की ओर ही केंद्रित रहेंगे, और फिर बस तुम लोग उसे पीछे धकेल देना। हाजिमे टैंक की भूमिका निभा रहा है, बॉस को आकर्षित कर रहा है, जानवर की आंखों में देख रहा है, और मकड़ी पूरी ताकत से इंसान को कुचलने की कोशिश कर रही है। हाजिमे ने अपनी पूरी जिंदगी में, चाहे इस जीवन में हो या पिछले में, हजारों मकड़ियों का सामना किया है। सभी विशाल काल कोठरी की मकड़ियां एक ही तरह से व्यवहार करती हैं। डेल यह जानते हुए पूरी ताकत झोंक देता है उस मकड़ी को मारने में, क्योंकि हाजिमे सबसे कठिन काम कर रहा है, रानी मकड़ी के हमलों को झेल रहा है, जबकि वह उस पर बेहद शक्तिशाली वार कर रही है। और इसी तरह डेल लगातार तलवार से वार करता रहता है, उस रानी मकड़ी को बहुत सारी लकवा करने वाली औषधि से भर देता है, क्योंकि यही योजना है। जब हाजिमे मकड़ी का ध्यान भटका रहा है, बाकी तीनों उस मकड़ी को लकवा करने वाली औषधि से भर देंगे। और फिर आप समझ ही गए होंगे ना, जैसे ही वह रुकी वह मर गई, रुकी तो मरी, रुकी तो हेडशॉट मिला। आखिरकार मार्को फिर से लड़ाई में नजर आया। मार्को बहुत उत्साहित है, क्योंकि उसे पता है कि वे लोग यह कर सकते हैं, और दूसरी ओर गोएथे को भी यही यकीन है। और इसी तरह कभी डिटॉक्स जूस इधर तो कभी लकवा करने वाली औषधि उधर, और उस मकड़ी पर घाव होते जा रहे हैं। गोएथे उत्साहित है कि वह भाला मकड़ी में गहराई तक घुसा देता है और उसका भाला रानी मकड़ी की टांग में फंस जाता है। रानी मकड़ी रुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हिल नहीं सकती। और इसी तरह वह एक टांग उठाती है जिस पर गोएथे हमला कर रहा है, और किसी भी हालत में भाला नहीं छोड़ता, जिससे मकड़ी उसे ऊपर घसीट ले जाती है। जब वह देखता है तो वह जमीन से 10 मीटर से ज्यादा ऊपर है, और वह दुआ कर रहा है कि उसका भाला उस मकड़ी से न छूटे, क्योंकि अगर छूटा तो गिरना बहुत बुरा होगा। मकड़ी रानी, जो पिछले 10 मिनट से लड़ाई में है, अब सब कुछ एक बार में खत्म करना चाहती है, क्योंकि वह तेज दर्द महसूस कर रही है और सब कुछ समाप्त करना चाहती है। वह एक दिल दहला देने वाली चीख मारती है, जिससे सभी लोग लगभग बहरे हो जाते हैं। फिर वह एनरेज होकर पूरी ताकत से नायक पर टूट पड़ती है, और नायक समझ जाता है कि अब बॉस का पैटर्न बदल गया है। मकड़ी रानी के पास 10 पैर हैं और वह 4 पैरों से नायक पर हमला करती है, तेज गति और जबरदस्त ताकत के साथ अपने पैरों से वार करती है, जो लगभग पूरी तरह धातु के बने हैं। अरे, मैं भूल गया था कि गोएथे को उठाया गया था। मकड़ी इसी गुस्से में उसे दूर फेंक देती है और वह जमीन पर गिरता है, उछलता है और डेल के बहुत करीब आकर रुकता है। और फिर मकड़ी रानी मकड़ी वहां मौजूद सभी लोगों से बात करना शुरू कर देती है, क्योंकि यह बॉस संवेदनशील है, यानी उसके पास बुद्धि है, और वह मना का उपयोग करके बात करती है और उस पूरे समूह के दिमाग में संदेश भेजती है। वह कहती है कि वह उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुम लोग साधारण इंसान मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मेरी संतान को मार डाला, और वह कहती है कि उनकी मौत ही काफी नहीं होगी। वह सुनिश्चित करेगी कि उनके शरीर पूरी तरह पिघल जाएं, और इसी
इसी के साथ वह जहर फेंकने की तैयारी करती है। हाजिमे देखता है कि उस विशाल रानी की जहर ग्रंथि सक्रिय हो रही है और फिर है ना, चेतावनी के बाद भी जंग में वही हारता है जो हारना चाहता है। वह अपनी मार्शल आर्ट के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि उसे और भी जोरदार चोट पहुंचा सके। हाजिमे जमीन से उस मकड़ी की ओर छलांग लगाता है और जहर जमा होने वाली जगह पर वार करना शुरू कर देता है। वह बहादुर उसके सीने में छेद करने में कामयाब हो जाता है और उस अंग तक पहुंच जाता है जो जहर बनाता है। फिर है ना, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुख्य किरदार उस अंग को निकालने के बजाय रानी के गले के अंदर मौजूद विष ग्रंथि को पकड़ता है और बहुत जोर से पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह चीज बढ़ रही है। और इस तरह गालियां देते हुए और पूरी ताकत लगाते हुए वह रानी की विष ग्रंथि को बाहर खींच लेता है। फिर देखने के लिए यह शानदार दृश्य है। हर जगह डिटॉक्स जूस बिखर रहा है और इसी तरह हाजिमे उस ग्रंथि का बड़ा हिस्सा बाहर निकाल लेता है। मुझे नहीं पता उसने उसे पूरी तरह खींचकर तोड़ा क्यों नहीं, शायद उसे पता होगा क्योंकि वह अपनी बेल्ट निकालता है और शरारत के बारे में सोचता है। और इस तरह वह ग्रंथि जो जहर से भरी हुई है, प्रोटोगोनिस्ट के हाथ से अवरुद्ध हो रही है, वह अपनी बेल्ट निकालता है ताकि इस रुकावट का काम कर सके। और ऐसे ही है ना, वह उसे पकड़ता है और जोर से दबाता है। ग्रंथि वहीं बनी रहती है, लेकिन अब कोई जहर बाहर नहीं आएगा। ये तो टॉम की लिगेटर की तरह लग रहा है। या आप कल्पना कर सकते हैं जैसे आपकी छोटी आंत में गांठ पड़ गई हो। अब देखना कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि यही हाजिमे का इरादा है, बॉस को और भी ज्यादा दर्द देना। ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रोटोगोनिस्ट वहां से जल्दी निकलता है और बॉस पर चढ़ना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगले कुछ मिनटों तक वह जहर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। प्रोटोगोनिस्ट एक्रोबेटिक छलांग लगाता है। फिर आप पूछेंगे उसने सिर के बल छलांग क्यों लगाई? पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद ये ज्यादा स्टाइलिश दिखने के लिए किया होगा, लेकिन उसका एक मकसद है, जो है उस मकड़ी के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पूरी ताकत से वार करना और इस तरह गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाना। और उसे पता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस बुनियादी चीजें करनी है। और इसी तरह वह तेज रफ्तार से रानी के सिर के पास पहुंचता है। यार, मैंने सोचा था कि वह अपनी उन पंजों से वार करेगा, लेकिन नहीं, वह रानी के सिर पर जोरदार लात मारने का फैसला करता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। हाजिमे जानता है कि उसे चीजों को जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, सब कुछ बहुत शांति और सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इस बॉस को हराना सिर्फ समय की बात है। मुख्य पात्र बॉस को घूरता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह लड़ाई तभी खत्म होगी जब दोनों में से कोई एक अपना फोकस और नियंत्रण खो देगा, क्योंकि जो भी घबराहट में आएगा वही यह लड़ाई हार जाएगा। वह रानी तो लड़ाई की शुरुआत से ही घबराई हुई थी। फिर हाजिमे उसके सिर पर बहुत जोर से लात मारता है और इसी का फायदा उठाकर वह उसकी दोनों आगे की कैंचियां उखाड़ देता है और उसके सिर के बीच में एक जबरदस्त वार करता है। इस प्रक्रिया में मना और बहुत ताकत का इस्तेमाल करता है। रानी इसका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि वह पहले ही लकवा मारने वाली औषधियों से बहुत पीड़ित थी और मुख्य पात्र के ये आखिरी वार उस भयानक काली धातु की मकड़ी को हराने के लिए काफी थे। इसी तरह गोएथे, डाले और मार अपनी खुशी रोक नहीं पाते और उस विशाल बॉस की हार का जश्न मनाते हैं। डाले अब भी यकीन नहीं कर पा रहा और वहीं खड़ा है। हाँ, हमने उसे हरा दिया? क्या हमने सच में उसे हरा दिया? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। खत्म हो गया आखिरकार। और फिर वह सोचता है, वाह, हमने कर दिखाया। और वह पीछे मुड़कर मुख्य पात्र को देखता है और सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं था, हमने नहीं किया, इस आदमी ने ही हमें जीतने दिया, वही असली हीरो है। और इसी तरह हाजिमे अपनी सुपर हीरो वाली पोज में खड़ा है, आत्मविश्वास और श्रेष्ठता के साथ। और डाले सोचता है कि उसे समझ आ गया कि जब शिकार आता है तो सब कुछ बदल जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आदेश कौन दे रहा है। और डाले सोचता है, शायद अगर मैं हाजिमे का साथ दूं तो कौन जाने, एक दिन मैं भी उसके जैसा बहादुर योद्धा बन सकूं। और प्रोटा वहीं खड़ा है, सोच रहा है कि रानी ने बहुत तबाही मचाई है और वह उसे छुपा नहीं सकता, यानी वह रानी के शरीर को अपने पास नहीं रख पाएगा जैसा शिकारी के साथ किया था। लेकिन वहां पीछे कुछ बहुत बड़ी मकड़ियां थीं। इन मकड़ियों को वह पकड़ेगा और उन्हें रोजा ब्लांका ले जाएगा। और हाजिमे वहीं है, बहुत सारे विचारों में डूबा हुआ कि हमें सिर्फ वही लेना चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। तभी अचानक कोई बोलता है, ओ सर, ओ सर। और वह पीछे मुड़कर देखता है तो डेल है, जो पहले उस पर बहुत शक कर रहा था लेकिन अब एक नौकर जैसा लग रहा है। डेल कहता है, अरे आप थक गए होंगे, है ना? इधर आइए, बैठिए, आराम कीजिए, बाकी हम कर लेंगे, आप कुछ मत कीजिए, सब मैं संभाल लूंगा। आपको प्यास लगी है? मालिश चाहिए, है ना? जो चाहिए बताइए, ठीक है, मैं सेवा में हूँ बॉस। और प्रोटा तो थोड़ा असहज हो जाता है, पानी लेता है और पीने लगता है। और इसी तरह डेल हाजिमे से कहता है, मेरे सर, भले ही ऐसा न लगे, लेकिन मैं राक्षस सुखाने में बहुत अच्छा हूँ। आप यहीं बैठिए, अपनी ठंडी पानी पीजिए, मैं आपके लिए ये राक्षस सुखा दूंगा, ठीक है? अरे तुम दोनों ऐसे खड़े मत रहो, इधर आओ, चलो काम करते हैं जब तक हाजिमे सर आराम कर रहे हैं। और बाकी दोनों कहते हैं, तुमने उन्हें हाजिमे सर कहा? और प्रोटा बहुत खुश है, क्योंकि गोएथे की टीम के योगदान की वजह से वह थोड़ी मना बचा सका। और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो उसे सूदखोरी के कारण मारे जाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास हमेशा मना रहेगा। और इसी तरह हाजिमे, जो बड़ा जबरदस्त है, उन तीनों को देखता है जो उस बड़ी मकड़ी के शरीर पर खुशी से उछल रहे हैं। और वह जानता है कि ये तीनों बुरे नहीं हैं, लेकिन बस यही हैं, वे आम शिकारी हैं, वे उस आदमी से लड़ाई के समय ज्यादा काम के नहीं होंगे। अरे पागल, अब तक मेरा वीडियो देखा और लाइक भी नहीं किया? कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो 50,000 की ओर बढ़ते हैं। YouTube ने मेरी पिछली वीडियो में सिर्फ 100-150 लोगों को ही नोटिफाई किया था, तो कृपया सब लोग घंटी को ऑन कर दो ताकि देख सकें कि क्या अब YouTube आप सबको नोटिफाई करता है। तो चलिए अब पार्ट 4 बनाते हैं। और मुझे चाहिए कि आप लोग कमेंट करें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। हाजिमे पानी पीने के बाद जानता है कि इस शरीर का अनुभव, उसके पास जो उपकरण है और उसकी वर्तमान लड़ाई की ताकत आगे जो आने वाला है उसके लिए काफी नहीं है।
और इसी तरह वह सोचता रहता है कि सबसे जल्दी ताकतवर बनने की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि ये बहादुर अभी खुद को मजबूत नहीं मानता। और सीन बदलता है लाइट के मंदिर की ओर, तीसरे पैरिश में, और खूबसूरत नन एक और शिकारी बेच रही है जो प्रोटोगोनिस्ट उसके लिए लाया था। और ये सब पैरिश के अंदर और दिन के समय हो रहा है। और इसी तरह शैतान की बहन अपनी पेमेंट लेती है एक खूबसूरत मुस्कान के साथ और कहती है, ओह निश्चित रूप से देवी तुम्हें इनाम देंगी, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, पैसों के लिए धन्यवाद। और प्रोटा वहां बॉडीगार्ड की तरह खड़ा होकर पूरी उस डील को देखता है और प्रोटा नोटिस करता है कि शैतान की बहन बिना किसी डर के सौदे करती है कि उसे पकड़ा जा सकता है। और उसे यह बात काफी दिलचस्प लगती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि जिस दुनिया में वह रहता है वहां कोई भी मासूम आत्मा नहीं है जो यह माने कि मंदिर पवित्र स्थान है और भ्रष्टाचार से मुक्त है। चर्च बस अमीर होती जा रही है क्योंकि देवी के उपासकों द्वारा लाया गया पैसा लगातार जमा होता जा रहा है। और इसका नतीजा यह है कि पूरे पूरे शहर मंदिरों के चारों ओर बसाए जाते हैं। लेकिन लोगों के अपने घर मंदिर के बिल्कुल पास बनाने का मुख्य कारण यह है कि मंदिर में युद्ध के शूरवीर और युद्ध के गुलाम मौजूद होते हैं। और ये लोग वे ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी राक्षसों को मार दिया जाए और वहां एक सुरक्षित क्षेत्र बना दिया जाए। और जैसा कि हर जगह होता है, सुरक्षा एक बहुत महंगा सुख है। और प्रोटा सोचता है बेहतर है कि वे इसका फायदा उठा लें क्योंकि कुछ समय बाद पैसा किसी काम का नहीं रहेगा, लगभग बेकार हो जाएगा। प्रोटा जानता है कि भयानक दिन आने वाले हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होगा। चाहे वे अपनी सारी चीजें बेच दें या खुद को भी बेच दें, तब भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन होगा। शैतान की बहन लाइट टेम्पल से बाहर निकलती है और हाजिमे के साथ आराम से चलते हुए उससे कहती है, ओह स्पाइडर और प्रीडेटर के खरीदार बहुत जल्दी आ गए। इससे भी अच्छी बात यह है कि हमने इससे अच्छा पैसा कमा लिया। और इसी तरह ननाना जो बहुत सुंदर और प्यारी है, हाजिमे से बहुत ही नर्म अंदाज में कहती है, वाह मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी ब्लैक मेटल स्पाइडर हासिल कर लोगे। तुम वाकई बधाई के हकदार हो, तुम सच में प्रभावशाली हो हाजिमे। प्रोटा जानता है इस औरत ने उसके कंधे काटने की कोशिश की थी। वह शैतान की बहन लगती है और उसकी फ्लर्टिंग पर ध्यान नहीं देता। वह उससे कहता है, तो हमें कितना मिला? और वह सोचने लगती है, वाह वह कितना ठंडा है, मैंने उस पर डोरे डाले और उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। और सीन जवाब देती है, देखो हम पहले ही लक्ष्य का 48% हासिल कर चुके हैं और 20% मैंने तुम्हारे कर्ज चुकाने में लगा दिया, तो तुम्हें अभी भी कई राक्षसों का शिकार करना होगा। इसके बाद वह एक कपड़ा उठाती है, देती है और कहती है, लो पकड़ो, मैंने तुम्हारे लिए लेबोरेटरी की व्यवस्था कर दी है। तुम वहां जाओगे और पूरी लेबोरेटरी साफ करोगे और यह ऊपर वाला प्रवेश पास है, सिर्फ इसे इस्तेमाल करके ही तुम लेबोरेटरी में जा सकते हो। और शैतान की बहन हाजिमे की खरीदारी की सूची देख रही है जिसमें वह एक सिल्वर अल्केमी किट चाहता है। लेकिन ऐसा है ना, इसे हासिल करने का आसान तरीका है। वह उसे लेती है, सहायक बना देती है और वह पूरी रात लेबोरेटरी इस्तेमाल कर सकता है। उसे अंत में सब कुछ साफ करना नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उसी के लिए वह वहां जा रहा है और उसे पैसे भी मिलते हैं। और हाजिमे बहुत खुश होता है क्योंकि शैतान की बहन वाकई बहुत होशियार है और अब उसे लेबोरेटरी के सारे उपकरण पाने के लिए चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। वह बस वहां की सफाई करने वाला बन जाएगा। चूंकि हाजिमे के पास कोई और विकल्प नहीं है, वह सफाई कर्मचारी बनना स्वीकार कर लेता है और वह उससे कहती है, अरे अच्छा पक्ष देखो, तुम्हें सफाई के काम के लिए पैसे भी मिलेंगे। अचानक कोई उसकी पीठ के पीछे आता है और कहता है, तो तुम यहाँ थी है ना बहन? हाजिमे उसी समय उस आवाज को पहचान लेता है और उसकी ओर मुड़ता है जो उससे बात कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वह न्याड़े है। वह अपनी बहन से कहता है, अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि तुम मेरे लिए कुछ खबरें फैला सको। तो बहन अगर सब ठीक है तो हम बात कर सकते हैं। और इस तरह न्याड़े दुनिया के सबसे मासूम चेहरे के साथ खुद को ऐसे पेश करता है जैसे वह कोई भेड़ हो। और ब्रावो बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह न्याड़े से इतनी जल्दी मिल जाएगा। और हमें बताया जाता है कि इस आदमी का नाम न्याड़े है और वह विधर्मी परीक्षकों में से एक है, यानी वह दानव देवता के उपासकों का शिकार करता है। लेकिन यह आदमी प्रथम श्रेणी का परीक्षक है। वह उस जगह के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है और उसकी ताकत को मंदिर द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। और नायक जानता है कि यह आदमी उसकी यात्रा से बहुत जुड़ा हुआ है और वह वहीं खड़ा रहकर न्याड़े को घूरता रहता है। और शैतान की बहन हमेशा प्यारी होती है। वह कहती है, ओ ये मुलाकात जैसा नहीं लग रहा, क्या तुम उधार लेना चाहते हो? और वह कहती है, ओ मुझे काम निपटाने हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन शैतान की बहन बहुत चतुर है और वह जानती है कि न्याड़े वहां हाजिमे की वजह से है क्योंकि वह अच्छी तरह से जानकार है और जानती है कि साको न्याड़े का अधीनस्थ था। और मुख्य पात्र ने सबके सामने उसकी जमकर पिटाई कर दी, उसे पूरी तरह से अपमानित कर दिया। और जैसे हाजिमे ने साको को अपमानित किया वैसे ही उसने न्याड़े को भी अप्रत्यक्ष रूप से अपमानित कर दिया। और वह सोचती रहती है, ये लड़का कितना साहसी है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हाजिमे से एक पादरी के सामने लड़ने की कोशिश करेगा। और वह न्याड़े से कहती है, ओह हम किसी और समय बात कर सकते हैं और अगली बार मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं तुम्हें बहुत कम ब्याज दर दूंगी क्योंकि हमारे न्याड़े की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। उसने अब तक जो भी उधार लिया है समय पर चुका दिया है। और न्याड़े बहुत शिष्ट और मुस्कुराते हुए अन्ना से कहता है, ओह तो क्या मैं कम से कम तुमसे एक जरूरी बात पूछ सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ चाय भी खरीदूंगा, ठीक है? इसके बाद न्याड़े शैतान की बहन से कहता है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? हाजिमे तुम्हें यह कैसा लगेगा? मुख्य पात्र तुरंत आगे आकर अपनी बहन को पीछे कर देता है क्योंकि वह महिला उसकी यात्रा में उसकी बहुत मदद कर रही है। और न्याड़े का चेहरा बदलने लगता है और वह मुख्य पात्र से कहता है ना, जब मैंने सोचकर देखा, क्या तुम वही इंसान नहीं हो जिसने साको से अच्छी बातचीत की थी? मैं सही है ना? वो तुम ही थे, है ना? और मुख्य पात्र बहुत ही व्यंग्यात्मक नजर से उसे जवाब देता है, मुझे यकीन नहीं है दोस्त, मुझे तो पता भी नहीं ये आदमी कौन है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, मैं बेकार लोगों को याद नहीं रख पाता। ये सुनने के बाद नेज बिना पलक झपकाए मुख्य
पात्र को घूरता है, समझता है यह आदमी कौन है। वह जबरदस्त इंसान भी पीछे नहीं हटता, उसे भी घूरता है, क्योंकि शेरों की लड़ाई में जो पहले सिर झुकाता है वही मरता है। और दोनों बिना कुछ कहे एक बहुत ही शक्तिशाली आभा छोड़ने लगते हैं। एक तरफ हाजिमे और दूसरी तरफ नेइज। और उसकी बहन यह सब देख रही है। उसे तो ठंड सी लगने लगती है, क्योंकि दोनों जो ऊर्जा छोड़ रहे हैं वह बहुत ही शक्तिशाली जादुई ऊर्जा है। और वह जानती है कि इतनी जबरदस्त जादुई प्रतिक्रिया तभी हो सकती है जब नेइज कोई आम युद्धदास नहीं है। वह निश्चित रूप से मंदिर के शूरवीरों के स्तर पर है, लेकिन सिस्टर अन्ना बहुत समझदार है और जानती है कि नेइज जो ऊर्जा छोड़ रहा है वह दिखाता है कि वह शायद मंदिर के ज्यादातर शूरवीरों से ऊपर है। नेइज सोचता है कि अब जब वह नायक के पास है तो समझ सकता है कि साको खुद को क्यों नहीं रोक पाई और हाजिमे की ओर क्यों बढ़ गई। और इसी तरह नेइज भी खुद को नहीं रोक पाता और अपनी उंगलियों के सिरों पर जादू को केंद्रित करने लगता है। उसका इरादा वहां लड़ने का नहीं था, लेकिन अब जब वह वहां है तो मौका क्यों गंवाए, है ना। और इसी तरह नेइज मजे के लिए तैयार हो जाता है और नायक भी पीछे नहीं रहता, क्योंकि यह नेइज नाम का कमीना मंदिर के बिल्कुल पास ही लड़ाई करना चाहता है। अचानक शैतान की बहन दिखा देती है कि असली अधिकार वहां उन्हीं का है, न कि उन दोनों का। और इसी तरह पादरी की शक्ति और उसे दी गई पवित्र अधिकार का उपयोग करते हुए वह दोनों को आदेश देती है, अभी घुटनों के बल बैठो। हाजिमे के कंधे पर जो निशान है वही नेज के कंधे पर भी है और वह दास्ता की मुहर है। यह मुहर सभी प्रकाश के अनुयायियों को दास्ता की छाप लगाने का अधिकार देती है और जिसके पास भी दास्ता की छाप होती है उसे तुरंत आज्ञा माननी पड़ती है, चाहे आदेश किसी भी प्रकार का हो। बस जरूरी है कि वह आदेश किसी ऐसे प्रकाश के अनुयायी ने दिया हो जिसे पादरी में अधिकार हो। तो क्या हुआ, अब तो आप जान ही गए होंगे, है ना। वह निशान नेज और हाजिमे दोनों के कंधे पर चमकने लगता है। जैसे ही सिस्टर अन्ना ने उन्हें घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया, दोनों वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं, नन के आदेशों का पालन करते हुए। सिस्टर अन्ना गुस्से में दिखती हैं और अपमानित करने के लिए थप्पड़ मारने की तैयारी करती हैं और आगे बढ़ती हैं। और इसी तरह सिस्टर अन्ना प्रिमरोज नायक के चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है, जो खुद का बचाव भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह गुलाम के निशान की पूर्ण सत्ता के अधीन है। फिर वह हाजिमे को पकड़ती हैं, उसे वहां से खींच ले जाती हैं और कहती हैं, तुम लोग सोचते क्या हो, कहाँ हो तुम लोग, है ना। क्या तुम लोग पागल हो, तुम लोग मरना चाहते हो। चलो हाजिमे मेरे साथ आओ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी सीख दूंगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। और शैतान की बहन वहां से जा रही थी, तभी अचानक वह बोलती है, अरे ओह नेइज, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें बस एक चेतावनी दे रही हूँ। ये लड़का यहाँ, ये मेरा खिलौना है, और अगर तुमने इसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, इसलिए मेरे खिलौने को मत छूना। और नेइज ठंडा पसीना बहाने लगता है, क्योंकि गुलाम की मुहर के साथ अगर वह औरत उसे मारना चाहे तो बहुत आसानी से मार सकती है। और ऐसे ही, है ना। वो बहन उस जगह से अपने खिलौने हाजिमे को लेकर चली जाती है और नन अन्ना हाजिमे को एक ऐसे कोने में ले जाती है जहां कोई नहीं आता जाता, और वह उससे कहती है, अरे हाजिमे, क्या तुम हर उस इंसान से लड़ने की कोशिश करोगे जो तुम्हारे पास से गुजरता है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, वो कमीना नेइज, वो आदमी बहुत खतरनाक है, क्या तुम्हें पता है। और एक बात, मैं अभी तक कांप रही हूँ, क्योंकि वो आदमी बहुत ताकतवर है। उसकी आभा ने तो मुझे लगभग गिरा ही दिया था। और नन अन्ना नायक को चेतावनी देती है और कहती है, सुनो, नेइज बहुत ताकतवर है और मुझे ये सिर्फ उसकी क्लास से पता चल गया, क्योंकि वो क्लास 1 का परीक्षक है। और एक बात, किसी को नहीं पता कि वो कैसे लड़ता है, क्योंकि जिसने भी उसे लड़ते हुए देखा वो सब उसी के हाथों मारे गए। और प्यारी अन्ना गुस्से में आकर उसके दिमाग में पत्नी की तरह ताने मारने लगती है और कहती है, सच बताओ, तुम तो बस मुझे परेशान ही करते हो। क्या तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें जो समर्थन मैं दे रही हूँ वो मेरे लिए कितना मुश्किल है, और तुम भाई बस खतरनाक काम ही करते रहते हो। ओह, मुझे और परेशान करना बंद करो, ठीक है, वरना मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। हीरो को ये इशारा समझ आ गया कि ये औरत नाराज है, क्योंकि उसकी पैसे कमाने वाली मशीन कभी भी मर सकती है, और इसी वजह से वो उसे सावधान रहने के लिए कहती है। इसी तरह बहन अन्ना गुस्से और क्यूटनेस के साथ चेहरा बनाती है और हाजिमे के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, ओह माफ करना कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। फिर अन्ना प्रिमरोज हाजिमे से कहती है कि मंदिर के बाहर वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए सावधान रहे। और वैसे भी तुम अच्छी तरह जानते हो शैतान। और हीरो जानता है कि वह बहन शैतान जैसी बुरी है। वह उस झूठे प्यार वाले हाथ को अपने चेहरे से हटा देता है और नन से कहता है, बहन मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे हेलो कह रहा था, क्योंकि अगर वह सच में कुछ करने की कोशिश कर रहा होता तो तुम्हें कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता, वह भी बस हेलो ही कह रहा था। प्रोटागोनिस्ट ने जब नेइज को देखा तो उसे एक बात की पूरी पुष्टि हो गई कि उसके इस तरह उसके सामने आने का मतलब है कि वे लगभग तैयार हैं, इसलिए उसे भी जल्दी करनी होगी और आने वाले के लिए खुद को तैयार रखना होगा। और इसी तरह वह कपड़े लेता है जो नन ने उसे दिए थे और उसे कहता है, चलो मैं निकल रहा हूँ। और नन बहुत डर जाती है और कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम। वह कहता है, बहुत तैयार हूँ, मैं लैब साफ करने जा रहा हूँ। और एक कदम आगे बढ़ते हुए वह नन से कहता है, सुनो। इसके अलावा वह रुकता है और पीछे मुड़कर उसे कहता है, मुझे तुमसे एक और छोटा सा एहसान चाहिए प्यारी। और नन कहती है, अब क्या हुआ, बोलो क्या है। और हमें यह नहीं दिखाया जाता कि उसने शैतान की बहन से कौन सा एहसान मांगा। फिर आप कहेंगे, अरे कथावाचक, आप उसका नाम हर बार बदल रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है उसके सारे नाम क्या हैं। शैतान की बहन, नन, अन्ना, अन्ना प्रिमरोज, ये सारे नाम उसी नन के हैं। दृश्य नेज की ओर बदलता है और वह काफी हंस रहा है और खुद से बात करने लगता है, अरे तो यही है उस निशान की ताकत, सच में कितनी जबरदस्त चीज है, मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा है। और वह सोचता है कि यह स्थिति उसे बहुत खराब मूड में डाल रही है, क्योंकि उसे गुलाम बनना पसंद नहीं है। और इसी तरह उसे अपने गुरु की कही बात याद आती है और नेज अपने गुरु से कहता है, गुरुजी, इसका क्या मतलब है। क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रकाश के मंदिर जाऊं और वहां एक गुलाम बन जाऊं। क्या आप चाहते हैं कि मैं, आपका शिष्य, एक गंदे गुलाम की निशानी से चिन्हित हो जाऊं। मेरे गुरुजी, मुझे उन लोगों से बहुत गहरा बैर है, मुझे गुलामों से नफरत है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं जाऊं।
और नेइज के गुरु बस उससे कहते हैं, ओ नेइज, हमारे दो भाई जो पुजारी के भेष में मंदिर में घुसे थे पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया। और यह सुनकर नेइज बुरी तरह चौंक जाता है। इसी बीच उसका गुरु अपने विशाल ब्रश से चित्र बनाते हुए नेइज से कहता है, ओह, उन दोनों के पकड़े जाने के बाद मंदिर ने अपनी सुरक्षा बहुत बढ़ा दी है और हमारे सभी भाई जो वहां हैं पकड़े न जाएं इसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब हम उस विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी हमारे लोगों को अंदर भेजने का एक तरीका अभी भी है, क्योंकि प्रकाश के अनुयायी उन लोगों पर शक नहीं करते जिन पर निशान लगा है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम निशान प्राप्त करो, क्योंकि अगर तुम पर निशान लग गया तो वे तुम्हारी असलियत की जांच नहीं करेंगे और हम इसका फायदा उठाएंगे। हम वहां मौजूद अपने सभी लोगों को निशानित करेंगे। और अब मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम्हें निशानित किया जाएगा और प्रकाश के मंदिर में घुसपैठ करनी होगी। और मैं तुम्हें इससे भी बड़ी एक और जिम्मेदारी दूंगा। तुम वह लूट चुराओगे जो वे रेड में इकट्ठा करेंगे और उसे मेरे पास लाओगे। मेरे शिष्य, ये एक ऐसी मिशन है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो नेगे, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। और एक और बात, प्रकाश के अनुयायियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमने निशान को निष्क्रिय करने का तरीका खोज लिया है। ये शानदार होगा, मजा दोगुना हो जाएगा। और इस तरह नेगे चलता है अपने गुरु की कही हर बात सोचते हुए। हालांकि इस समय वे उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो निशान के प्रभाव को निष्क्रिय करती है। और इस तरह नेगे जानता है कि उसे सही समय तक इंतजार करना होगा। फिर नेगे वादा करता है कि वह उन सभी गंदे प्रकाश के अनुयायियों से बदला लेगा जिन्होंने उसे वह निशान ढोने की बेइज्जती दी है। दृश्य बदलता है और अब एक बहुत ही छोटी सी बस्ती दिखाई देती है जो मंदिर से थोड़ी दूर है। और एक महिला कह रही है, ओ जाओ, यहाँ कुछ खाने के लिए ले लो। और जाओ पीछे मुड़कर कहता है, हाँ क्या खाने का समय हो गया है क्या? अरे कितना अच्छा। और जाओ अपनी कुर्सी पर हाथ रखकर कहता है, अरे कितना बोरिंग हो गया है, हर दिन हमारी बाट को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये जानवर रुकते ही नहीं है। और दूसरा कहता है, हाँ है ना, हमारा गांव बहुत गरीब है, हम मंदिर की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं दे सकते, तो हमारे पास बस यही एक बाट है जो हमें बचा सकती है, हमें ये हर दिन करना पड़ता है। जाओ कहता है, जैसे ही मैं उस राक्षस को देखूंगा उसकी सिर पर घूंसा मारूंगा, क्योंकि आज मैं इस बाट को बनाते थक गया हूँ। और चौकीदार अपनी निगरानी की जगह पर देखता है कि कुछ पास आ रहा है। वह कहता है, अरे दोस्तों, लगता है कि मंदिर से कोई हमारी तरफ आ रहा है। और जो व्यक्ति पास आ रहा है उसके गले में उस दानव देवता के उपासकों की वस्तु लटकी हुई है और उसके होंठ पर बने निशान से हम समझ सकते हैं कि वह जोकर है या उसका कोई चचेरा भाई या फिर साको है जिसका मुस्कान चौड़ा कर दिया गया था। और जाओ साको के बिल्कुल पास जाकर कहता है, सर आपको इस वीरान जगह सब कुछ से दूर क्या ले आया? और साको खुद ही जवाब देता है और उससे एक सवाल पूछता है, अरे यहाँ कितने गाँव वाले रहते हैं? और जाओ कहता है, क्या? अच्छा ठीक है, ये यहाँ लगभग 50 लोग रहते हैं सर। और साको एक शैतानी मुस्कान के साथ उससे कहता है, बहुत बढ़िया, बुरा नहीं है ना, शुरुआत के लिए अच्छा है। और फिर वह अपनी शैतानी बांसुरी बजाता है और उसी समय एक विशाल राक्षस जमीन के नीचे से बाहर आ जाता है। उसी समय वह राक्षस सभी निवासियों पर हमला करना शुरू कर देता है और उस अजीब राक्षस से कई पंजे निकलने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वह राक्षस बहुत तेजी से सभी गांव वालों को चीर फाड़ देता है और साको वह दृश्य देखकर मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वह उस राक्षस को नियंत्रित करता है, तो अब वह शक्ति उसकी है। और इसी तरह साको अपना हाथ उठाता है और कहता है कि यह उसकी नई शक्ति है। और उसके हाथ में जो बहुत सारा केचप है वही उसका गर्व है, क्योंकि अब वह किल्स का कलेक्टर बन गया है। उसे याद आता है कि हाजिमे ने उसकी कितनी पिटाई की थी और प्रोटा के कारण उसे जो अपमान सहना पड़ा था वह अपमान कभी नहीं भुलाया जा सकता। वह किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। जब वह राक्षस उन 50 गांव वालों को निगल रहा होता है, साको हंसता रहता है और प्रोटा से वादा करता है कि वह उसे 100 गुना ज्यादा अपमान लौटाएगा जो उसने सहा था। दृश्य बदलता है और अब हम लाइट टेम्पल की प्रयोगशाला में हैं, जहां प्रोटा सफाई कर रहा है। प्रोटा के पास उस रेसिपी के सारे सामग्री हैं जिसे वह बनाना चाहता था और ये सामग्री काफी अनोखी है। और प्रोटा उस प्रयोगशाला का लाभ उठाते हुए ऊपर दिए गए सभी सामग्री मिलाता है और उन्हें काली धातु की मकड़ी की रानी के जहर के साथ उबालता है और वॉयला एक और खुराक तैयार हो जाती है। और प्रोटा हमें बताता है कि यह उन 72 घातक जहरों में से एक है जो उसने जहर के राजा फाड़ियो से सीखे थे, और यह है जहर नंबर 61 जगन। और इसके बाद दृश्य फिर से बदल जाता है और सिस्टर के कमरे में आ जाता है और प्रोटा वहां है बिना शर्ट के सिस्टर के कमरे में, और वह बिस्तर पर बैठी बस उसे देख रही है जबकि वह एक खास लकड़ी पर निशान लगा रहा है। सिस्टर को वह अनुरोध याद आता है जो प्रोटा ने उसे किया था। हाजिमे ने कहा कि उसे उसके कमरे की जरूरत होगी, क्योंकि अगर नेगे और बाकी लोग उसके कमरे में घुस आए तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, और इसी वजह से उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत है। उस रात उसके कमरे में रुकने की जरूरत है। और बहादुर आदमी सबसे बड़ा तर्क देता है और सिस्टर एना से कहता है, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा, ये तुम जानती हो है ना, क्योंकि तुमने मुझ पर पहले ही बहुत निवेश किया है और मैं अभी तक तुम्हारा सारा पैसा चुका नहीं पाया। इस पर वह शक्ल बनाती है, सिर हिलाकर मान जाती है, क्योंकि हाजिमे सही है, अगर वह मर गया तो उसका नुकसान है। वह कागज देखती रहती है जो हाजिमे ने दिया था और सब समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह खुद से पूछती है कि ये सब क्या है, शरीर के बिंदु हैं जिनके बारे में उसे पता नहीं। और आखिरकार उस बहादुर ने उस लकड़ी पर खांचे बनाना पूरा कर लिया। मुख्य पात्र बताता है कि आर्कन पेड़ की लकड़ी धातु सी कठोर होती है। वह अपनी हथेली में मना प्रवाहित करता है और मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह उस लकड़ी पर इतनी जोर से वार करता है कि वह पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। मजेदार बात यह है कि फर्श भी लकड़ी का है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं टूटता। खैर चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह हैरान कर देने वाले जादू की तरह हाजिमे छोटी छोटी लकड़ी की सुइयां बना देता है जो इतनी मजबूत हैं जैसे वे स्टील की हों। और शैतान की बहन बहुत हैरान है, क्योंकि जो उसने किया वह वाकई अद्भुत है। और वह उससे पूछती है, अरे तुमने इसे इतना पतला क्यों तोड़ा? और हाजिमे समझाता है कि इन सुइयों को एक्यूपंक्चर सुई कहा जाता है और पूर्वी देशों में इन्हें औषधीय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और फिर हमारा जबरदस्त नायक इन सुइयों में से आधी को बेलियल और जागन के जर में जो 1% की मात्रा में घोला गया है डुबो देता है और उन्हें लगभग 10 मिनट तक वहीं छोड़ देता है। और जर एक बहुत ही साधारण चीज है, इनका एकमात्र उपयोग किसी को बिना ज्यादा मेहनत के मारना है, या कम से कम सभी लोग ऐसा ही सोचते थे, क्योंकि हाजिमे जो 10 साल पहले अतीत में लौट आया था उसे याद है कि जब राक्षसी जाति ने दुनिया पर आक्रमण किया था और सभी अभागे देवताओं ने इंसानों को दिए गए शक्तियों को छीन लिया था, तब मानवता जर पर निर्भर हो गई थी, क्योंकि वही जर जो लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था उसमें औषधीय और अन्य गुण भी थे जिन्हें इंसानों ने बाद में खोजा। और इसी तरह कंधे में सुई चुभो दी जाती है ताकि समझदारी आ जाए। हाजिमे अपने पूरे शरीर में जहरीली एक्यूपंक्चर की कई सुइयां लगाना शुरू कर देता है, और अगर आपको याद हो, बेलियल जहर बेहद तीव्र दर्द देता है। इंसान को इतनी ज्यादा पीड़ा होती है कि मर जाने का मन करने लगता है, भले ही वह जहर 1% ही घुला हो। और इसी तरह प्रोटोगोनिस्ट पसीना पसीना होने लगता है, क्योंकि जो कुछ वह कर रहा है वह दर्दनाक है और उसके शरीर को चरम सीमा तक ले जाता है। इतनी सारी पीड़ा और जहर पूरे शरीर में दौड़ते हुए वह बहादुर दर्द से कराहता है, लेकिन फिर भी दांत भींचे हुए अपनी हिम्मत दिखा रहा है। अन्ना बहन जो हमेशा प्रोटोगोनिस्ट पर डोरे डालती रहती है, उसे वह प्रक्रिया करते हुए केचप थूकते देख बहुत चिंतित होकर उठ जाती है। और प्रोटोगोनिस्ट तो अभी बस शुरू ही कर रहा है, क्योंकि उसने अभी तक आधी सुइयां भी नहीं लगाई हैं। जब उसे एहसास होता है कि सिस्टर अन्ना पास आ रही है तो वह अपने कांपते हुए हाथ उठाता है और उससे रुकने, दखल न देने के लिए कहता है। और तभी उसे याद आता है कि उसने उससे क्या कहा था। उसने कहा था, बहन जो तुम आगे देखने वाली हो उसके लिए हैरान मत होना। तो जब मैं इशारा करूं, मैं चाहता हूं कि तुम वही करो। और वह पूछती है, वही क्या? इसी तरह प्रोटागोनिस्ट शैतान की बहन को समझाता है कि उसे किस तरह की चीज करनी है। वह उससे पूछती है कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। हाजिमे जो बड़ा जबरदस्त है, चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है, मैं विकसित होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं विकसित होकर दिखाऊंगा। प्रोटागोनिस्ट समझाता है कि फाड़ियों के 72 घातक जहर इस पर निर्भर करते हैं कि उन्हें कैसे पतला किया जाए, वे पूरी तरह कुछ और बन सकते हैं। और इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक जहर को दूसरे जहर के साथ कैसे मिलाते हैं। वह एक चमत्कारी दवा में बदल सकता है जो मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम है, और ये क्षमताएं अपनी सीमा से कहीं अधिक बढ़ जाती हैं। और रिकार्डो हाजिमे काटोइन जो जबरदस्त है वहीं खड़ा कांप रहा है, दर्द से तड़प रहा है, फिर भी वह उस असहनीय दर्द का सामना करता है। वह बताता है क्यों? क्योंकि उसने 2 तरह के जहर मिलाए हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा, उनमें से एक बेलियाल है जो अत्यधिक दर्द देता है और दूसरा है जागान। हालांकि यह जहर बहुत अस्थिर है, इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, और ब्रावो सोचता रहता है कि इस अत्यधिक दर्द को महसूस करने के अलावा उसकी स्थिरता भी कम हो जाएगी, क्योंकि जागान जहर मुख्य रूप से इसी को प्रभावित करता है। और प्रोटोगोनिस्ट के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके पास जो सामग्री थी उससे वह केवल यही जहर बना सका, भले ही वे इतने अस्थिर क्यों ना हो। लगभग सभी एक्यूपंक्चर सुइयों को लगाने के बाद बस एक को छोड़कर हाजिमे पद्मासन में बैठकर ध्यान शुरू करता है और अपनी आंतरिक ऊर्जा के पूरे प्रवाह को महसूस करता है। और अब मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ता हूं, यहां थोड़ी देर रुकिए इस आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह के बारे में। हाजिमे ने जानबूझकर खुद को झड़ दिया, क्योंकि वह जानता है कि ध्यान का अभ्यास करते समय और अपनी जादुई शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करते समय आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह जहर को दबा देता है, और ऐसा करके प्रोटोगोनिस्ट अपने गुणों को बढ़ा सकता है। अगर हाजिमे सफल होता है तो वह विकास के अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। हालांकि अगर वह असफल होता है तो वह जहर से मर जाएगा, क्योंकि उसका शरीर टुकड़ों में जल जाएगा। और ब्रावो को एक बात का पूरा यकीन है कि यह दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं है, और वह इसे न तो संकट कह सकता है और न ही इसे दर्द कह सकता है, क्योंकि वह इससे कहीं अधिक दर्द झेल चुका है और उसे गर्म लोहे से जलाया गया था, जो इससे कहीं ज्यादा बुरा था, क्योंकि उसका गुरु बेहद सख्त था और वह कोई भी गलती करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। और हाजिमे को वह दर्द याद आता है जो उसने तब महसूस किया था जब दानव देवता टारटारों की तलवारों से उसे छेद दिया गया था। वही असली में असहनीय दर्द था। इसी तरह हाजिमे को अपना लक्ष्य याद आता है, उस घटिया देवता को हराना, क्योंकि इस बार वह सिर्फ उसका हाथ नहीं काटेगा बल्कि उसे मार डालेगा। इसी तरह हाजिमे अपने लक्ष्य पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि वह और ताकतवर बनने लौटा है, क्योंकि इसी तरह वह उस देवता का अंत कर सकता है और उन अन्य देवताओं से बदला ले सकता है जिन्होंने मानवता को छोड़ दिया। फिर मुख्य पात्र एक नई अवस्था में पहुंचता है और विकास के अगले चरण की ओर बढ़ता है, जिससे इतनी जबरदस्त मना की आभा निकलती है कि वह पूरे कमरे को ढक लेती है। और बहन अन्ना देखती है कि मुख्य पात्र प्रोटा की रक्त वाहिकाओं का रंग, जो जहर के कारण पूरी तरह हरा हो गया था, अब बदलने लगता है, और वह देखती है कि बहुत ही कम समय में प्रोटा की नसें फिर से सामान्य हो जाती हैं। इतनी सारी रोशनी देखने के बाद बहन को वह बात याद आ जाती है जो प्रोटा ने उससे कही थी। उसने कहा था, देखो, जब मैं विकसित हो जाऊंगा तो मैं हिल नहीं पाऊंगा, लेकिन यह विकास तभी पूरा होगा जब तुम ठीक वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ। जब मैं इशारा करूं तो तुम्हें यह सुई मेरी सिर के बीचों बीच ठीक इस जगह पर लगानी होगी। इसके बाद प्रोटा, जो हिल नहीं पा रहा था, अपनी बहन से कहता है, तो तैयार हो सफेद गुलाब, अब समय आ गया है। और शैतान की बहन, जिसे लोगों की आत्मा निकालना बहुत पसंद है, वह पूरी तरह से चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसे प्रोटा के सिर के बीचों बीच एक जहरीली सुई चुभानी है। लेकिन